गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड चैप्टर 3 मोशन ऑफ द अर्थ। आज हम जो चैप्टर 3 पढ़ेंगे वो है मोशन ऑफ द अर्थ यानी कि पृथ्वी की गतियाँ। एज यू नो दैट द अर्थ हैज़ टू टाइप्स ऑफ मोशन, नेमली रोटेशन एंड द रिवॉल्यूशन। Rotation is the movement of the earth on its axis. The movement of the earth around the sun in a fixed path or orbit is called the revolution। यानी कि पृथ्वी जो है उसकी गति दो प्रकार की होती है। एक तो होती है रोटेशन में घूर्णन और एक होती है रिवॉल्यूशन यानी कि सूर्य के चारों ओर जब पृथ्वी अपने एक ही अक्ष पर घूमती है तो उसे परिक्रमण या फिर चक्रण कहते हैं, चक्र गति कहते हैं। Let's do. Take a ball to represent the earth and the lighted candle to represent the sun. Mark a point of the ball of the represent a town 10. Place the ball in such a way that the town 10 in the darkness. Now rotate the ball from left to right. As you move the ball slightly, the town will have its sunrise. As the ball continues to move, the point X gradually gets away from the sun. This is sunset. आओ कुछ करके देखें, मतलब कुछ प्रैक्टिकल करके देखें। पृथ्वी को दर्शाने के लिए एक गेंद लें, एक बॉल लेनी है हमें, और सूर्य को दर्शाने के लिए एक जलती हुई मोमबत्ती लेनी है। यानी कि जो अर्थ है वो तो एक बॉल से दिख रही है और सूर्य जलती हुई मोमबत्ती से। गेंद पर शहर एक्स को दिखाने के लिए निशान लगाइए। अब गेंद को इस प्रकार से रखें कि शहर में अंधेरा हो गया है। गेंद को अब बाएं से दाएं की तरफ घुमाना है। जैसे ही आप गेंद को थोड़ा घुमाते हैं तो शहर में सूर्योदय होगा। अगर गेंद को आप घुमाना जारी रखते हैं तो बिंदु एक्स धीरे धीरे सूर्य से दूर चला जाता है, ये सूर्य अस्त है। यानी कि गेंद घूम रही है, इस कारण से दिन रात हो रहे हैं, ये इसके अंदर बताया गया है। द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज एन imaginary line makes an angle of 66 with its orbital plane. The plane formed by the orbit is known as the orbital plane. Thus, the Earth एक बार से वापस से पढ़ेंगे। द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज़ एन इमेजनरी लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 66.5 with its orbit plane. The plane formed the orbit is known as the orbital plane. The earth receives light from the sun due to the spiral shape of the earth. Only half of this gets light from the sun at a time. The portion facing the sun experience day while the other half away from the sun experience night. The circle that divides the day from night on the globe is called the circle of the illumination. This circle does not coincide with the axis as you see in figure 3.2. The earth takes about 24 hours to complete one rotation around its axis. The period of the rotation is known as the earth day. This is the daily motion of the earth. तो द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज़ एन इमेजनरी लाइन, पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। ऑर्बिटल प्लेन यानी कि कक्षीय समतल उसे कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, जबकि दूसरा भाग जो है वो दूर होता है पृथ्वी से, इसलिए वहाँ पर रात होती है। गोलापे वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, प्रदीप्त वृत्त कहा जाता है। ये जो वृत्त होता है वो अक्ष के साथ नहीं मिलता है, जैसा कि आप चित्र 3.2 में देख सकते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा लगने में लगभग 24 घंटे का टाइम लेती है। घूर्णन के समय के काल को पृथ्वी पर दिन कहा जाता है और यह पृथ्वी की दैनिक गति रहती है। What would happen if the earth did not rotate? The portion of the earth facing the
sun would always experience day, thus bringing continuous warmth to region. The other half would remain to darkness and be freezing cold all the time. Life would not have been possible in such extreme condition. अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? सूर्य के यानी पृथ्वी अपना घूर्णन नहीं करे, घूमना छोड़ दे पृथ्वी, तो क्या होगा? सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण वहाँ लगातार गर्मी पड़ती रहेगी, और दूसरे भाग में अंधेरा रहेगा। यानी कि पृथ्वी स्थिर है, नहीं घूम रही है, तो हमेशा धूप ही धूप रहेगी और गर्मी रहेगी। इस अवस्था में जीवन संभव नहीं है। द सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज ऑर्बिट इज कॉल्ड द revolution. It takes 365 day 1 year to revolve around the sun. We consider a year as consisting of 365 days only and ignore 6 hours for the sake of convenience. 4 वर्ष में प्रति वर्ष बचे हुए 6 घंटे मिलाकर 6 घंटे मिलाकर यानी कि 24 घंटे कंप्लीट होते हैं। The second motion of the earth around sun in its orbit is called revolution. Is 35 and days. पृथ्वी का जो दूसरी गति है जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी एक वर्ष यानी कि 365 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे इसमें नहीं जोड़ते हैं। 6 hours saved every year and added to make once day over a span of 4 years, and the surplus day is added to the month of the February. Thus, every 4th year, February is of 29 days instead of 28 days. Such a year with 366 days is called the leap year. Find out when will the next leap year be. From figure 3.3 it's clear that the earth is going around the sun in a elliptical orbit. Notice the thought out its orbit, the earth is inclined the same direction. A year usually divided into summer, winter, spring and autumn season change due to the change in the position of the earth around the sun. 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलाकर एक दिन यानी कि 24 घंटे के बराबर हो जाता है। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 दिन का होता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं इसे लीप वर्ष कहा जाता है। पता लगाइए कि लीप वर्ष कब होगा। चित्र 3.3 से स्पष्ट है कि पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। सामान्यतः एक वर्ष में जो गर्मी, सर्दी, वसंत, शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। यानी कि क्यों बदलते रहते हैं मौसम? क्योंकि सूर्य और पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन आता है। इस कारण से जो सीजन्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। लेट्स डू। अब इसमें कुछ प्रैक्टिकल वर्क है जो करके देखना है। डू यू नो हाउ टू ड्रॉ एन एलिप्स? टेक अ पेंसिल, 2 pens and loop of thread. Now fix the pens on a paper as shown as figure and put the loop on the paper enclosing these 2 pens inside the loop. Now hold the pencil, draw the line keeping the thread tied and moving the pencil along it. The figure represents an ellipse. क्या आप जानते हैं कि एक दीर्घवृत्त कैसे बनाया जाता है? एक पेंसिल, 2 पिने, एक धागे का छल्ला लीजिए। अब इन पिनों को कागज पर स्थिर कर दीजिए जैसा कि चित्र में दिखाया गया। अब इन दोनों पिनों को घेरते हुए धागे के छल्ले को कागज पर रखें। अब पेंसिल से धागे को कसकर तानते हुए पेंसिल को धागे के साथ घुमाते जाइए। अब जो आकृति कागज पर बनेगी वह दीर्घवृत्त होगा। Look at the figure 3.3. You will see that on 21st June the northern hemisphere is
tilted towards the sun. The rays of the sun fall directly on the Tropic of Cancer. As a result, these areas receive more heat. The area near the poles receive less heat as the rays of the sun are slanting. The North Pole inclined towards the sun, and places beyond the Arctic Circle experience continuously day and night for about the 6 months. Since large portion of the northern hemisphere is getting light from the sun, it's summer in the region north equator. The longest day and the shortest night at these places occur 21st June. At this time in the southern hemisphere, all these conditions are reserved. It is winter season there. The nights are longer than the days. This position of the earth is called summer solstice. चित्र 3.3 में आप देखेंगे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की तरफ झुका हुआ है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधे पड़ती है। इसके परिणामस्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है, यानी कि गर्मी ज़्यादा प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाला क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है। जहाँ पे पोल्स होते हैं वहाँ कम ऊष्मा होती है, कम गर्मी होती है, क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, सीधी नहीं पड़ती है। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है। उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों में लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। चूँकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विश्वव्रत के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनात कहते हैं। On 22 December, the Tropic of Capricorn receives direct rays of the sun as the South Pole tilts towards it. As the sun rays fall vertically at the Tropic Capricorn, a larger portion of the southern hemisphere gets light. Therefore, its summer in the southern hemisphere is longer days and the shorter night. The reverse happens in the northern hemisphere. This portion of the earth is called the winter solstice. Do you know that the Christmas is celebrated in Australia in the summer season? On 21st March and September 23, direct rays of the sun fall on the equator at the position. Neither of the poles is tilted towards the sun, so the whole earth experiences equal days and equal nights. This is called the equinox. On 23rd September, it is annual season in the northern hemisphere and the spring season in the southern hemisphere. The opposite is the case of 21st March, when it is spring in the northern hemisphere and the autumn in the southern hemisphere. Thus you find that these are days and night and the change in the season because of the rotation and the revolution of the earth respectively. 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव सूर्य के और झुकने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। चूँकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ रही है और इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश ही प्रकाश होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन होते हैं, छोटी रातें होती हैं और ज़्यादातर गर्मी होती है, ग्रीष्म ऋतु होती है। और इसके बिल्कुल अपोजिट उत्तरी गोलार्ध जो होता है, इसके अपोजिट उत्तरी गोलार्ध में होता है, यानी कि सर्दी होती है। दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी होती है, उत्तरी गोलार्ध में सर्दी होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी अयनात कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात और दिन बराबर होते हैं। इसे विश्व कहा जाता है। जबकि रात और दिन बराबर होते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को, इसे विषुव कहा जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है। जब उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है तो दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी की घूर्णन में परिक्रमा के कारण दिन, रात और ऋतुओं में परिवर्तन होता है।
तो इस तरह से इस चैप्टर के अंदर पृथ्वी की गति के बारे में बताया गया था और ये बताया गया था कि ऋतुओं में यानी कि मौसम में कैसे चेंजेस होते हैं और इसके अलावा दिन रात कैसे बनते हैं, कहाँ ज़्यादा सर्दी होती है, कहाँ ज़्यादा गर्मी होती है। अब ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। थैंक यू वेरी मच।